नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एके क्लासेज के YouTube चैनल पर। साथियों, एके क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं पटवार से संबंधित राजस्थान इतिहास की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको एग्जाम से पहले इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कंप्लीट जो है करवाने का संकल्प करते हैं। दोस्तों, आपका भी एक संकल्प बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। आपके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो आइए हम इस प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। तो ताम्रवती के नाम से जाना जाने वाला सभ्यता स्थल जो है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो क्या है? इसका सही उत्तर है आहट। आहट जो सभ्यता स्थल है दोस्तों, ये कहां पर है? उदयपुर में है। आहट सभ्यता स्थल कहां पर है? उदयपुर में। और दोस्तों यह एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इस ताम्र पाषाणकालीन स्थल की जो खोज है दोस्तों वो की थी डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास ने। डॉक्टर अक्षय कीर्ति व्यास जी ने। और कब की थी? तो इसकी खोज की थी वर्ष 1953 में। इसके बाद में जो यहां का स्थानीय टीला है जिसे हम धूलकोट के नाम से जानते हैं। स्थानीय टीले को किस नाम से जानते हैं? धूलकोट। इस धूलकोट स्थानीय टीले का जो उत्खनन है दोस्तों वो किया था आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने, जिन्हें हम रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर दोस्तों एच.डी. सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी सभ्यता स्थल का उत्खनन किया था। इसके अलावा प्रोफेसर विजय कुमार तथा पी.सी. चक्रवर्ती। प्रोफेसर पी.सी. चक्रवर्ती ये जो है सरकारी विभाग के आधार पर यानी राज्य सरकार की तरफ से यहां उत्खनन कार्य करने वाले व्यक्ति रहे। तो इन सभी व्यक्तियों का जो संबंध है वो आहट के उत्खनन से रहा है, जिसे हम ताम्रवती, आहट सभ्यता, बनासियन संस्कृति, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? बनासियन संस्कृति तथा धूलकोट या आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब का संबंध जो है आहट से रहा है दोस्तों। आहट जो सभ्यता स्थल है वो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे से मिला है। ये जो छोटी सहायक नदियां हैं ये मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं? सब की सब जो है मुख्य रूप से बनास की सहायक नदियां हैं। इसीलिए इस संपूर्ण क्षेत्र में विकसित जो संस्कृति है इसे हम बनासियन संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको परिचित हो। इसके बाद में दोस्तों इस आहट सभ्यता स्थल से फारस की मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा मिली है। यूनानी देवता अपोलो जिसे वो सूर्य के रूप में पूजते थे का चित्र यहां से मिला है। यहां से जल निकासी की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक साथ घरों में संयुक्त परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात एक ही घर में लगभग 7 चूल्हे जो हैं, 6 या 7 चूल्हे जो हैं एक घर में प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहां जो परिवार थे वो क्या थे? संयुक्त परिवार रहते थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके लिए वो है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरास्थल उस नदी के किनारे स्थित है जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मान्यता के अनुसार जो ऋग्वेद है उसकी रचना सरस्वती नदी के किनारे मानी जाती है। ऋग्वेद की रचना जो है वो किसके किनारे मानी जाती है? सरस्वती नदी के किनारे मानी जाती है। और ऋग्वेद या वेदों के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास तो ये इनके रचयिता हैं। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 हैं। अगर हम बात करें रचना की दृष्टि से तो इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण है वो स्थल कि किस प्राचीन पुरास्थल का
अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो वो सभ्यता स्थल है दोस्तों कालीबंगा, क्योंकि इसी सरस्वती नदी को हम वर्तमान में क्या कहते हैं, घग्गर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, घग्गर। और घग्गर नदी के बाएं तट पर कौन सा सभ्यता स्थल है, कालीबंगा सभ्यता स्थल है। इसका संबंध इससे है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है दोस्तों, कालीबंगा की पहचान किसने की थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से, तो कालीबंगा जो है उसको सर्वप्रथम चिन्हित करने का जो कार्य है, कालीबंगा को सर्वप्रथम चिन्हित करने का जो कार्य है वो किया था लुई जीपियो तेस्सीतोरी ने। लुई जीपियो तेस्सीतोरी ने। लुई जीपियो तेस्सीतोरी इटली के उदीने शहर से आने वाले इतिहासकार थे। महाराजा गंगा सिंह के काल में इन्होंने राजस्थान की यात्रा की। इनका देहांत जो है वो बीकानेर में ही हो गया था। सबसे पहले इन्होंने ही कालीबंगा सभ्यता स्थल को देखकर कहा था कि यहां कोई प्राचीन सभ्यता जो है वो गढ़ी हुई है या हो सकती है। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 1952 में ए घोष अर्थात अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की क्या की, खोज की। तो सर्वप्रथम इस सभ्यता को खोज करने या प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, ए के घोष को। तो इसका सही उत्तर है वो क्या है, ए के घोष ने इस सभ्यता स्थल की सबसे पहले क्या की, पहचान। जबकि सबसे पहले इसे चिन्हित करने का कार्य किसने किया था, एलजी तेस्सीतोरी, लुई जीपियो तेस्सीतोरी ने इसे चिन्हित करने का प्रयास किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें खुदाई या उत्खनन की, तो खुदाई या उत्खनन का जो कार्य है दोस्तों वो वर्ष 1961 से 1969 के मध्य किया था बी लाल, ब्रजवासी लाल तथा इनके साथ थे बी के थापर, बालकृष्ण थापर। इन्होंने इसके उत्खनन का कार्य जो है वो किया था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, वह कौन सा स्थल है। तो स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम उत्खनित जो सभ्यता स्थल है दोस्तों वो सभ्यता स्थल है कालीबंगा। कौन सा है, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, ए नंबर। अगर हम बात करें दोस्तों मूल रूप से, तो स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम वैसे देखें तो खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला जो स्थल है वो भी कौन सा है, कालीबंगा है, वर्ष 1952 में। परंतु अगर हम बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन जो है वो सर्वप्रथम हुआ था रोपड़ का। सर्वप्रथम उत्खनन किसका हुआ था, रोपड़ का। तो यहां दोस्तों हम उत्खनन शब्द न होकर क्या होना चाहिए, खोज शब्द होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, कालीबंगा 1952 में, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल है रोपड़ वर्ष 1953 में। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। रोपड़ दोस्तों पंजाब में है और यह सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा के समान ही रोपड़ से भी गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के समान ही रोपड़ से भी गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो भी हमें रोपड़ से प्राप्त होते हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम ऑप्शन के आधार पर बात करें तो बैराठ से हमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं दोस्तों। किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो बैराठ जो है इसका प्राचीन नाम है विराट नगर, प्राचीन नाम है विराट नगर और यह जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में है। इस बैराठ से महाभारत के भी साक्ष्य मिले हैं। महाभारत कालीन पांडव जो थे उनने एक अपना वर्ष का अज्ञातवास जो है
वो कहां बिताया था, इस बैराठ में बिताया था, तो महाभारत कालीन स्थल भी है। साथ ही यहां पर मौर्य काल में सम्राट जो अशोक थे, सम्राट अशोक का भाब्रू जो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख कौन सा, लघु शिलालेख, कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो भी दोस्तों बैराठ से प्राप्त हुआ है। इस भाब्रू शिलालेख के आधार पर कहा जाता है कि अशोक जो है उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, बौद्ध संघ में आस्था व्यक्त की थी, क्योंकि यहां पर 3 शब्द अंकित है, बुद्धम, धम्मम, शरणम, बुद्ध धम्म और संघ, संघ, बुद्ध धम्म और संघ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये जो तीनों शब्द हैं वो कहां प्राप्त होते हैं, यहां पर। साथ ही 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम जो हैं वो गिनाए हैं यहां पर अशोक ने। यहीं से दोस्तों सर्वप्रथम गोल मंदिर संभवतः हो सकता है कि यहां अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान इतिहासकार क्या कहते हैं, गोल मंदिर की संज्ञा देते हैं। तो वो स्तूप या गोल मंदिर के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो भी कहां से प्राप्त होते हैं, यहां से। साथ ही दोस्तों बैराठ से सर्वप्रथम शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, शंख लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भी बैराठ से प्राप्त हुए हैं। इस भाब्रू शिलालेख में अशोक को कहा गया है दोस्तों महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज कहा गया है, मगध का अधिपति कहा गया है, मगधाधिराज भी कहा गया है, मगधाधिराज भी कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। आहट संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। तो आहट संस्कृति जो है जिस पर अभी हमने बात की उदयपुर में है, उसका मुख्य लक्षण क्या है आपको बताना है कि ताम्र उपकरण है, चित्रित लाल मृदभांड है, काले या लाल मृदभांड है, या फिर काले लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण है। इन चारों में से कौन सा सबसे सही है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण। क्योंकि आहट से प्राप्त जो मृदभांड है आपको विशेष ध्यान रखना है कैसे हैं, काले और लाल मृदभांड है, काले और लाल मृदभांड है। साथ ही यहां पर ताम्र जो उपकरण है, ताम्र उपकरण वो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यहां पर मुख्य जो पेशा है, मुख्य जो उद्योग है यहां का, वो क्या था, तांबे को गलाना था, ताम्र गलन, ताम्र गलन प्रमुख यहां का क्या था, उद्योग था। और इनको धातु मिश्रण का ज्ञान नहीं था, धातु मिश्रण का ज्ञान नहीं था, यह भी आपको बात ध्यान में रखनी है। केवल तांबे से परिचित लोग थे, इनको किसी अन्य धातु तांबे में मिलाकर उपयोग करने का ज्ञान नहीं था, यह भी आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है, तो बागोर जो सभ्यता है वो यहां पूछा गया है दोस्तों किस नदी के किनारे है। ऑप्शन में जो नदियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात कि बागोर जो सभ्यता स्थल है दोस्तों वो पहली बात कहां है, भीलवाड़ा जिले में है। कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में है। किस नदी के किनारे है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोठारी नदी के किनारे। कहां से, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और बागोर से हमें क्या अवशेष मिला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में सबसे प्राचीन कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो हमें मिलते हैं दोस्तों बागोर से। सबसे प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, बागोर से। बागोर सभ्यता स्थल किस काल का है, अगर हम काल की बात करें दोस्तों तो काल है मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागोर, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह पुरातात्विक स्थल जहां खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं,
तो लोहा गलाने की भट्टियां जो हैं वो राजस्थान में कहां से प्राप्त हुई हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बरौर, सुनारी, दर या कोटड़ा, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो है दोस्तों सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता स्थल हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है मित्रों, झुंझुनू से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? झुंझुनू से प्राप्त हुआ है। और यहां से 5 लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। 5 लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं सुनारी झुंझुनू से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गणेश्वर जो पुरा स्थल है वो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो कहा जाता है गणेश्वर को। ये कहां पर है? नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर में है। यह सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन स्थल है दोस्तों गणेश्वर। यह कांतली नदी के किनारे है। इसका सही उत्तर क्या है? कांतली नदी। कांतली नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसके क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। और कांतली नदी जो है वो सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है, जिसके किनारे प्राचीन सभ्यता स्थल गणेश्वर स्थित था। जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते थे कि इस सभ्यता में तांबा जो है वो इसी क्षेत्र से सप्लाई किया जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है। तो हमने अभी बात की थी इस पर। पुरातात्विक जो स्थल है बागोर दोस्तों, यह किस पर है? तो यह भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे है। यह हमने पढ़ा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का कौन सा गांव? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व कौन सा ऐसा क्षेत्र है पर्वतसर नागौर में कि जो इसके लिए जाना जाता है ताम्र सामग्री के लिए? तो आपको याद रखना है मित्रों कि नागौर से प्राप्त सभ्यता स्थल है कुराड़ा। कुराड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? नागौर से। कौन से क्षेत्र में? पर्वतसर से प्राप्त हुआ है, जहां से क्या मिली है? ताम्र सामग्री की प्राप्ति हुई है। आपको यह बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है बैराट से क्या है? शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए मित्रों बैराट के अलावा तो नो है भरतपुर, नो है जो है भरतपुर में है। यहां से डेगाना नागौर, आलनिया कोटा से गरदड़ा सभ्यता जो है वो है बूंदी में। इन स्थलों से भी पाषाण काल में मनुष्य के रहने और मानव शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों भारत में, तो भारत में मानव शैल चित्र प्राप्त होते हैं सर्वप्रथम भीमबेटका जो कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। खड़िया मिट्टी से बने विष्णु फलक, गोवर्धनधर फलक, अजेकापाद से चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं रंग महल से। रंग महल कहां पर है दोस्तों? ये है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों हजार मुखी शिवलिंग
मुखी शिवलिंग, 1000 मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है यहां से। चावल की भूसी, चावल की भूसी छिलका प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों भुना हुआ चावल भी यहां से मिला है। गुरु शिष्य की, गुरु शिष्य की कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो वर्तमान कोलकाता संग्रहालय में है। यह भी हमें रंग महल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा टोंटीदार मटके भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास एक टीले का उत्खनन का कार्य वर्ष 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, वीएन मिश्र भी कहा जाता है, वीएन मिश्र या वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में किस सभ्यता की जानकारियां प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया। तो दोस्तों अभी हमने बात की भीलवाड़ा में जो सभ्यता स्थल है वो कौन सा है, बागोर सभ्यता स्थल। बागोर सभ्यता स्थल जो भीलवाड़ा है, यहां से हमें वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल प्राप्त हुआ, जो कोठारी नदी के किनारे है, जहां भारत में सबसे प्राचीन कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यह मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों हमने आहड़ सभ्यता के अभी प्राचीन नामों का वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत धूलकोट, अघाटपुर, दुर्ग, ताम्रवती नगरी आदि नाम से हम इसे जानते थे। तो यहां अगर बात करें 11वीं 12वीं शताब्दी के अंतर्गत, तो यह जो सभ्यता स्थल है दोस्तों, इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, अघाटपुर के नाम से जाना जाता था। इसका विशेष ध्यान रखें। बाद में कालांतर में जब यहां से सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए तो इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाने लगा। जिस टीले का उत्खनन हुआ उसे वहां के लोग क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो स्थानीय भाषा में इस टीले का जो नाम है वो क्या है, धूलकोट, इसीलिए इसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रवती नगरी इसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, सांड की आकृति जो है वो प्राप्त हुई है, इसे कहते हैं वृषभ या बेल। इसे ही कह देते हैं दोस्तों कुब्बड़ वाला सांड, कुब्बड़ वाला सांड। इसे ही कह देते हैं एकल श्रृंगी वृषभ, एकल श्रृंगी वृषभ। इन सभी चीजों का मतलब क्या है, एक ही है। सांड की आकृति कहां से प्राप्त हुई है, तो सांड की आकृति जो है दोस्तों वो बालाथल से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, बालाथल। बालाथल कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है बालाथल। और इस सांड को नाम दिया गया है दोस्तों बनासियन बुल, बनासियन बुल, या इसे ही कहा जाता है बालाथल बुल, बालाथल बुल नाम से पुकारा जाता है। इसी बालाथल से आलीशान इमारतों के भी साक्ष्य मिले हैं, आलीशान इमारतों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र, सर्वप्रथम सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं दोस्तों बैराठ जयपुर से, बैराठ जयपुर से। जबकि दूसरे सूती वस्त्र के साक्ष्य राजस्थान में कहां प्राप्त होते हैं, बालाथल उदयपुर से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जो है वो प्राप्त होने वाला सभ्यता स्थल है नोह, जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों भरतपुर से। यहां से 5 संस्कृतियों अर्थात 5 बार बसने, 5 बार उजड़ने के यहां से साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमने आर्यकालीन, वैदिक कालीन, महाभारत कालीन सभ्यता स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के भी यहां से साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो हमें कहां प्राप्त होते हैं, तो जयपुर के बैराठ में, उदयपुर के बालाथल में, उदयपुर के आहड़ में, हनुमानगढ़ के रंग महल में। तो मौर्य सभ्यता से संबंधित हमने बात की थी दोस्तों कि सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं जयपुर के बैराठ से, जहां पर मौर्य शासक अशोक,
मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। साथ ही हमने बात की थी कि यहां से बुद्ध धम्म संघ के साक्ष्य मिले हैं। अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम गिनाए हैं। अशोक ने यहाँ स्तूप का निर्माण किया था। यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा मिली है, स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। सोने की संदूकड़ी प्राप्त हुई है जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। तो यह भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि शंख लिपि के भी यहां से साक्ष्य राजस्थान में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस इतिहासवेत्ता के कालीबंगा की सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी का है? किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी का है? यह प्रश्न बहुत चर्चित है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कर्नल टोड है, एक्सपीडियस के अनुसार, या फ्रैंकलिन के अनुसार, या दशरथ शर्मा के अनुसार। तो इसका दोस्तों सही जो उत्तर है वो होगा दशरथ शर्मा। इसका सही उत्तर होगा वो होगा दशरथ शर्मा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां मानी जाती है। प्रथम राजधानी है सिंधु सभ्यता की हड़प्पा, और दूसरी राजधानी मानी जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। एक इतिहासकार हुए हैं दोस्तों स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा है। क्या कहा है? जुड़वां राजधानियां कहा है। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत पीछे मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित उत्तर बताया है, तो आप ही बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आहड़। इसका सही उत्तर होगा आहड़। यहां से घरों में जल निकासी की वैज्ञानिक पद्धति जो है, जिसके अंतर्गत पानी फिल्टर होकर जमीन में जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता था दोस्तों? इसके अंतर्गत जो नाली का पानी है उसके बाद में एक गहरा गड्ढा खोदा जाता था। मान लीजिए ये गहरा गड्ढा है, इस गड्ढे में क्या करते थे? वो एक मटका रखते थे, मटके के ऊपर इस तरह मटका रखते थे, इस तरह। ऊपर वाले मटके में बड़ा छेद, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और अंत में क्या है? सबसे छोटा। ऊपर वाले मटके से कचरा छनकर क्या है? जमीन में जाता था। इसे ही कहते हैं दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप। इसे ही कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप। ये कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। साथ ही आहड़ से दोस्तों एक बात और याद रखें आप, रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं। ठप्पे, रंगाई छपाई के ठप्पे, अर्थात ये रंगाई छपाई से भी क्या थे? परिचित थे। वस्त्रों को रंग कर या रंगीन बनाकर भी पहनते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों बागोर से, भीलवाड़ा से, कोठारी नदी के किनारे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है। गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो भंडार मिला है दोस्तों वो मिला है बयाना से। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है बयाना से। और इस बयाना का जो दोस्तों प्राचीन नाम है वो है सिरीपंथ। प्राचीन नाम जो है वो क्या है? सिरीपंथ। तो अर्थात इसका सही उत्तर है सिरीपंथ सभ्यता। और सिरीपंथ किसका प्राचीन नाम है? बयाना का ही प्राचीन नाम है, जो कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है, जहां से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, जिसमें सर्वाधिक सिक्के कुमार गुप्त के हैं। किसके हैं? कुमार गुप्त के सबसे ज्यादा सिक्के हैं। जबकि ऐसा ही दक्षिण भारत में एक स्थल मिला है जोगलथंबी। जोगलथंबी।
जोगलथंबी दोस्तों प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से, जहां से दोस्तों 7 वाहनों के सिक्कों का भंडार मिला है। 7 वाहनों के सिक्कों का भंडार मिला है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के। सातवाहन जो वंश है वो ऐसा वंश है भारत में एकमात्र जिसने भूमि दान जो है उसकी परंपरा को भारत में प्रारंभ किया था। भूमि दान की परंपरा को भारत में प्रारंभ किया था। दूसरी कि सीसा और पोटेन धातु के सर्वप्रथम भारत में सिक्के किसने जारी किए? सीसा व पोटेन धातु के भारत में सर्वप्रथम सिक्के सातवाहनों ने ही जारी किए थे। ये एकमात्र ऐसा वंश है दोस्तों जो अपने नाम से पहले अपनी माता के नाम का प्रयोग करता है। अपने नाम से पहले अपनी माता के नाम का प्रयोग करता है। इन सिक्कों से गौतमी पुत्र सातकर्णी के शक शासक नाहपाण को पराजित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो विशाल सांडों वाली जो जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति है दोस्तों वो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आपको दोस्तों कालीबंगा में एक बात ध्यान में रखनी है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इस सभ्यता में हमें क्या मिली है? असंख्य नारी मूर्तियां मिली है। असंख्य नारी मूर्तियां मिली है लगभग सभी स्थलों से। तो आपको ध्यान रखना है कालीबंगा से कोई नारी प्रतिमा नहीं मिली। नारी प्रतिमा कालीबंगा से नहीं मिली है दोस्तों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कालीबंगा से कोई नारी प्रतिमा नहीं मिली है। दूसरा जो दोस्तों कालीबंगा किस प्रकार का स्थल है? प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात सिंधु सभ्यता के जो 3 भाग हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा, इनमें से किसका है? तो प्राक हड़प्पा। अर्थात जब यह सभ्यता बसी थी उस समय का सभ्यता स्थल है कालीबंगा। अर्थात बहुत ही प्राचीन सभ्यता स्थल है जो लगभग 5000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से ताम्रयुगीन, आर्यकालीन एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ताम्रयुग के भी अवशेष, आर्यकाल के और महाभारत काल के, इन तीनों सभ्यता स्थलों के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना है नौह भरतपुर से। कहां से? नौह भरतपुर से हमें ताम्रयुगीन, आर्यकालीन और महाभारत। आर्यकाल का मतलब है दोस्तों वैदिक सभ्यता। आर्यकाल का मतलब है वैदिक सभ्यता के भी यहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह बात आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष, जिसे बौद्ध जो विद्वान है वो मानते हैं स्तूप, तथा जिसे इतिहासकार जो मानते हैं वो गोल मंदिर की संज्ञा देते हैं। तो यह कहां से प्राप्त हुआ है? हमें बैराट से प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्तूप या जिसे गोल मंदिर भी कहा जाता है। संभवतः इतिहासकार कहते हैं कि यह मंदिर रहा होगा। तो बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो हमें बैराट से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 25 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नोत्तरियां हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे, और आप इसे लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।